तीसरी बार दरवाजे की घंटी बजी तो अनुराग को मजबूरन आंखें खोलनी पड़ी। घड़ी की ओर नजर डाली। सुबह के 8 बजे थे। क्या बात है, आज शोभा ने जगाया भी नहीं और घंटी की आवाज़ पर दरवाज़ा भी नहीं खोला। आंखें मलते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने दूध वाला खड़ा था। नींद में ही दूध लेकर वह किचन की ओर चल दिया। शोभा वहाँ भी नहीं थी। उसने ज़ोर से आवाज़ दी, शोभा। अरे उसे घूर रहा था। शायद अनुराग की आवाज़ से जाग गया था। क्या हुआ पापा, तुम्हारी मम्मी कहाँ? कहते कहते उसे झटका लगा। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई और उसे ऐसा लगा मानो उसे किसी अन्य दुनिया से इस दुनिया में पटक दिया गया हो। आयुष मासूमियत से अनुराग को घूर रहा था। शोभा है कहाँ अब? वह तो उसे छोड़कर जा चुकी है। उसे ही क्या, वह तो सबको छोड़कर जा चुकी है। अब कभी वापस नहीं आएगी वह। उसे मरे तो कई महीने हो गए। अनुराग ने सहमे हुए आयुष को अपने सीने से लगा लिया। वह किसी तरह अपने दोनों बेटों के दिल से शोभा की याद को दूर करना चाहता था। इसलिए शोभा की मृत्यु के बाद से वह अपना दुख भूलकर उन दोनों का ध्यान बटाने का प्रयत्न करता आ रहा था। पर आज अचानक उसने फिर शोभा को आवाज़ देकर आयुष की यादों को कुरेद दिया था। उसे मम्मी याद आ गई थी। शायद पिछली रात अनुराग देर तक अपनी शादी का एल्बम देखते देखते सो गया था, इसलिए सवेरे यह गलती हो गई। आयुष ने फिर घिसा पिटा सवाल कर दिया, पापा मम्मी हम सबको अकेला छोड़कर भगवान के पास क्यों चली गई? बेटा बताया ना, जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें भगवान अपने पास बुला लेते हैं। पापा भगवान को मालूम नहीं कि मम्मी का एक छोटा बेटा भी है जो उनको याद करके बहुत रोएगा। आयुष के आंसू निकल चुके थे। भगवान सब जानते हैं। वे यह भी जानते हैं तुम्हारा अब स्कूल जाने का समय हो गया है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो। अनुराग ने बात टालने का प्रयत्न किया। आयुष तुरंत बोला, अरे हाँ पापा, आज तो मेरी कराटे की क्लास है। कराटे वाली ड्रेस लेकर जाना है। सूरज बड़ा था। शोभा की मृत्यु के बाद से ही वह गुमसुम अवश्य हुआ, पर ऐसा लगता था मानो रातों रात ही वह अपनी उम्र से कई वर्ष बड़ा हो गया हो। पापा के काम में हाथ बटाना, आयुष को तैयार करना उसने स्वयं ही अपने हाथ में ले लिए थे। माँ के विषय में वह कभी अपने पापा से कुछ नहीं पूछता था। वह जानता था कि ऐसा करने से पापा को बुरा लगेगा। बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर का सूनापन अनुराग को काटने लगा। गुजरे कुछ महीनों में उसके जीवन में जो तूफान आया था उसका शोर कानों में पुनः गूंजने लगा। शोभा को हल्का सा पेट दर्द हुआ था। रात में डॉक्टर ने दवा भी दे दी थी, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सवेरा होते होते शोभा ने संसार छोड़ दिया। अनुराग गुमसा हो गया। सूरज ने तो अपने आप को संभाल लिया, पर आयुष को संभालना मुश्किल हो रहा था। वह अभी बहुत छोटा, अपनी दादी की गोद में घुसा हुआ वह बस रोए ही जा रहा था। भगवान जी मेरी माँ वापस कर दो। सारे दोस्त रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, कितनी कम उम्र में बुला लिया ऊपर वाले ने। इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे रहेंगे बिन माँ के? और फिर अनुराग का भी तो सोचो, इतनी पहाड़ सी जिंदगी कैसे गुजारेगा अकेले? उसकी भी तो अभी कोई उम्र नहीं है। 35 साल की उम्र भी कोई उम्र है? रिश्तेदारों की बातें अनुराग के दिल में अधिक चुभन पैदा कर रही थी। उसका मन होता था कि सब लोग चले जाए, उसे अकेला छोड़ दे, जिससे वह अकेले में फूट फूट कर रो सके। पिछले चंद महीनों में उसने जाना कि वास्तव में पत्नी के न होने से आदमी कितना टूट जाता है। शोभा के जाने के बाद से अनुराग स्वयं को अधूरा महसूस करने लगा। अंदर ही अंदर घुलने लगा। उसके माँ पिता से उसकी यह हालत देखी न गई। उन्हें लगा कि यदि अनुराग ऐसी ही हालत में कुछ और दिन रहा तो अवश्य ही बीमार पड़ जाएगा। बहुत सोचने पर उनको यह लगा कि अनुराग की दूसरी शादी ही उसका हल है। अनुराग को जीवन साथी मिल जाएगा और बच्चों को एक माँ भी। पर अब प्रश्न यह था कि अनुराग से कहे कौन? उनके कहने से तो वह मानेगा नहीं। आखिर इसका जिम्मा उन्होंने अनुराग के सबसे अजीज दोस्त समर को दिया। एक दिन दोनों चाय की चुस्कियां ले रहे थे तो समर ने बात छेड़ दी, यार अनुराग एक बात कहूँ, तू बुरा तो नहीं मानेगा? अनुराग मुस्कुराया, अरे यार तेरी बात का कभी बुरा माना है मैंने? तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? अभी तो तू इस शहर में है, अंकल आंटी बच्चों को देख लेते हैं। कल को दूसरे शहर में तबादला हो गया तो कौन देखेगा बच्चों को? पागल हो गया है क्या? इस बुढ़ापे में शादी करूंगा मैं? इतने बड़े बड़े बच्चों के लिए नई मम्मी लाऊंगा? ज़रूरत बच्चों से अधिक तुझे है। बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, स्कूल से कॉलेज, फिर नौकरी और फिर उनकी शादी और उनका परिवार। यह सब होते होते वक्त का पता भी नहीं चलेगा और तब तू और भी अकेला हो जाएगा। अभी तो तेरी उम्र भी कुछ नहीं है। उस समय क्या 55-60 साल की उम्र में जीवन साथी ढूंढेगा? मेरी बात पर बहुत शांति से सोच और बोल। समर ने ऐसा तर्क रखा कि अनुराग उसकी बात से प्रभावित होने लगा। बोल क्या कहता है? समर ने आतुरता दिखाई। यार मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। चलो एक बार को यह मान भी लिया जाए कि दूसरी शादी मेरे लिए आवश्यक है, पर क्या नई पत्नी बच्चों का ठीक तरह से ध्यान रख पाएगी? क्या वह उन्हें वही प्यार दे पाएगी जो उन्हें शोभा से मिलता था? लड़की देख समझ कर जानी पहचानी लाई जाएगी, ऐसे ही आंख बंद करके थोड़े ही ले आएंगे। अनुराग ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है। समर ने यह खुशखबरी उसके माँ पिता को भी दे दी। दोनों की खुशी का पारावार ही नहीं था। उधर अनुराग इस विषय में और अधिक सोचने लगा।
एक अनजान जीवन साथी के साथ बाकी का जीवन व्यतीत करने की आशा उसको अधीर बनाने लगी। वह उस दिन का बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगा जब उसके जीवन में कोई सुयोग्य साथी पदार्पण करेगा और उन तीनों के जीवन में फिर से रस घोल देगा। बस एक ही भय उसे खाता था कि कहीं कोई गलत लड़की उनके जीवन में न आ जाए। एक शाम समर बरामदे में बैठा था और अनुराग की माँ बगल में बैठी सब्जी काट रही थी। सामने लॉन में दोनों बच्चे और काजल खेल रहे थे। मौका देखकर समर ने बात छेड़ी, आंटी यह काजल कैसी लड़की है? बहुत अच्छी है बेटा, बिन माँ बाप की लड़की और अपने दूर के रिश्ते के चचेरे भाई के साथ बगल में ही रहने आई है। अभी साल भर से और कोई नहीं है इसका। भाभी से अधिक पटती नहीं है, पर क्या करे, कहीं और रह भी नहीं सकती। दिन भर मेरे यहाँ ही रहती है। अब तो इतना घुल मिल गई है कि पूछो मत। शोभा के जाने के बाद से घर का सारा काम अब यही संभाल लेती है। सूरज और आयुष की तो यह बिल्कुल दोस्त बन गई है। मना भी किया कि इतना मत करीब आ हम लोगों के, कल को ब्याह के चली जाएगी तो हमें बहुत सूना लगेगा। तो हंसती है और कहती है कि मेरी शादी आयुष से कर दो तो तुम्हारे पास ही रहूँगी। इतनी उम्र हो गई पर बेचारी की शादी भी नहीं हो रही। आंटी अनुराग के लिए कैसी रहेगी यह? समर ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। यह तो कभी मेरे ध्यान में ही नहीं आया। देखो आंटी, इस समय हमें ऐसी लड़की चाहिए जो सीधी साधी हो, घर में सबसे घुल मिल जाए और बच्चों को प्यार से रखे। मैं कई दिनों से काजल पर नज़र रखे था, मेरी कसौटी पर तो यह बिल्कुल खरी उतरी है। बाकी जैसा आप लोग ठीक समझे। शाम को ही अनुराग के पापा से बात हो गई। उन्होंने भी कहा कि हमें तो बस लड़की चाहिए, बाकी कुछ नहीं। काजे भैया भाभी तो बिना किसी खर्चे वाली शादी से बहुत खुश हुए। अनुराग ने पहले तो ऐतराज़ किया कि काजल और उसमें 10 वर्ष का अंतर है, पर फिर सबके समझाने पर मान गया। शादी की तैयारियां होने लगी। अनुराग को अपने अंदर एक नया उत्साह सा महसूस होने लगा, मानो जीवन में कोई बाहर आने वाली हो, परंतु होने को शायद कुछ और ही मंजूर था। आयुष ने घर में चलने वाली चहल पहल और तैयारियों के विषय में पूछताछ करनी शुरू कर दी। जब उसे बताया गया कि उसकी नई माँ आने वाली है तो वह बिदक गया। नहीं, मेरी पुरानी माँ ही वापस आने वाली है। वह पापा से कह गई है कि वह जल्द ही वापस आएगी अपने आयुष के पास। सब घर वालों ने बहुत समझाने की कोशिश की पर सब नाकाम। आयुष टस से मस नहीं हुआ। अनुराग को जब पता चला तो वह परेशान हो उठा। उसने दूसरी तरह से आयुष को समझाने की ठानी। एक दिन वह दोनों बच्चों को घुमाने ले गया और मौका देकर उसने धीरे से बात छेड़ दी। काजल तुम्हें कैसी लगती है? आयुष भी मूड में आ चुका था, बोला बहुत अच्छी है। वह मुझे पढ़ाती भी बहुत प्यार से है, बिल्कुल नहीं डांटती और मेरे साथ खूब खेलती है। अगर काजल हमारे घर हमेशा के लिए रहने आ जाए तो कैसा रहेगा? बहुत मज़ा आएगा। पर वह आएगी, हम उन्हें तुम्हारी मम्मी बनाकर लाएंगे। आयुष ने अपनी पैनी नज़र अनुराग पर गड़ा दी और तुनक कर बोला, नहीं, मेरी मम्मी की जगह कोई दूसरा नहीं आएगा। पर अभी तो तुम कह रहे थे कि वह बहुत अच्छी है, फिर क्या परेशानी है? आयुष ने बड़े बूढ़ों की तरह कहा, सौतेली माँ ही होती है। अनुराग चौंका, ऐसा किसने कहा तुमसे? किसी एक ने थोड़े ही कहा है। बगल वाली रेखा चाची ने कहा, स्कूल में नेहा ने कहा, बस में रामू काका ने कहा और मौसी भी। सब ने कहा था कि सौतेली माँ डायन होती है, उसे घर में मत घुसने देना, वह तुम्हें और भैया को खा जाएगी और पापा को लेकर कहीं दूर उड़ जाएगी। अनुराग समझ गया। बात संभालने की गरज से उसने आयुष को समझाया, बेटा वे लोग गलत बोलते हैं। आयुष कहाँ मानने वाला था। इतने सारे लोग झूठ थोड़े ही बोलेंगे। मेघा दीदी ने तो मुझे सौतेली माँ की बहुत डरावनी कहानी सुनाई थी। ना बाबा, मैं नहीं आने दूंगा सौतेली माँ को। और फिर मम्मी भी तो आकर लड़ेंगी मुझसे कि मैंने उनके पीछे किसी और को मम्मी कैसे कह दिया। अनुराग की शादी कैंसिल हो गई। उसके दिल में जो आशा की किरण जागी थी वह एक झटके में ही बुझ गई। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे और कुछ वर्ष भी गुजर गए, पर तीनों की जिंदगी में आया वह शून्य वैसे ही बना रहा और तीनों ने जैसे उस शून्य के साथ जीना भी सीख लिया। दोनों बच्चे बड़े हो गए। आयुष भी अब समझ गया कि उसकी माँ वापस आने वाली नहीं, क्योंकि वह ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। सूरज का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। उसे दूसरे शहर जाना था। आयुष भी उसके साथ जाने की जिद कर बैठा। अनुराग ने सोचा कि उसका तबादला अब कभी भी हो सकता है, सो उसने आयुष का भी उसी शहर में एक स्कूल में दाखिला करा दिया। दोनों का रहने का प्रबंध अनुराग ने दिनेश बाबू के घर में कर दिया। दिनेश बाबू अनुराग के करीबी थे, उम्र में बड़े थे, पर अनुराग उनको बड़ा भाई मानता था। पत्नी का काफ़ी पहले देहांत हो चुका था। उनके दोनों बच्चे अपनी अपनी नौकरी के कारण दिल्ली में फ्लैट लेकर रहते थे। दिनेश बाबू अकेले थे। सूरज और आयुष से उन्हें बचपन से ही लगाव था। उन्होंने ही उन दोनों को अपने पास रखने की जिद की थी, जिससे उनके घर का सूनापन खत्म हो जाए और उन्हें बुढ़ापे के लिए सहारा मिल जाए। वहाँ जाने पर आयुष को बड़ा अच्छा लगा। नई जगह, नई लोग, नए नए दोस्त।
दिनेश अंकल भी बहुत अच्छे थे। खाली समय में दिनेश अंकल आयुष के साथ कैरम, शतरंज वगैरह खेलते थे। दिनेश बाबू आयुष का इतना ख्याल रखते थे कि आयुष उनको बहुत चाहने लगा था। एक दिन शाम को आयुष जब खेल कर घर लौटा तो अंकल कमरे में अंधेरा किए बैठे थे। आयुष ने लाइट जलाई तो उसे लगा कि अंकल शायद रो रहे थे। आयुष ने अंकल को कुरेदा। पहले तो वह कुछ न बोले, पर आयुष के जिद करने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को दिवाली की छुट्टियों में अपने पास बुलाया था, पर वे नहीं आ रहे हैं। लिखा है कि उनके बच्चे गोवा जाने की जिद कर रहे हैं, इसलिए अब वे लोग शायद गर्मियों की छुट्टियों में आएंगे। आयुष ने उन्हें दिलासा दिया, कोई बात नहीं अंकल, गर्मी की छुट्टियों में 5-6 महीने ही तो रह गए हैं, थोड़ा इंतजार ही सही। वही तो कर रहा हूँ, पिछले 8 सालों से ये लोग यही लिखते आ रहे हैं, पर आता कोई नहीं। तो आप क्यों नहीं चले जाते दिल्ली? कैसे जाऊँ इस बुढ़ापे में? और फिर वे लोग कहते हैं कि उनके फ्लैट बहुत छोटे हैं, मुझे उनके साथ रहने में दिक्कत होगी। मेरी तो आंखें तरस गई है उन लोगों को देखने के लिए। अंकल बोलते जा रहे थे जैसे दिल की भड़ास निकाल रहे हो। तेरे आने से पहले मैं किसी से बात करने को भी तरस जाता था। कितनी देर अखबार पढूं या कितनी देर टीवी देखूं? कोई अपना भी तो होना चाहिए जिससे दिल की बात कह सके। सिर में दर्द होता है तो अपने हाथों से दवा लेता हूँ, बुखार आता है तो कोई हाल पूछने वाला नहीं। हर पड़ोसी काम धंधे वाला या परिवार वाला है, उनको मेरे लिए फुर्सत थोड़े ही है। किसी से थोड़ी देर बात करने लगता हूँ तो वह किसी जरूरी काम का बहाना करके निकल लेता है। आयुष ने बात का रुख बदलने का प्रयत्न किया। छोड़िए अंकल, अब तो मैं हूँ यहाँ, आप मुझसे बातें करिए और मेरे साथ खेलिए। मैं आपकी उम्र का तो नहीं हूँ, पर मुझे आप अपना दोस्त समझिए। अंकल सहसा ही हंस दिए। शायद इतने छोटे बच्चे के आगे बचपना करके उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। अंकल शतरंज का बोर्ड लाने गए तो उनके नीचे आयुष को दिखाई पड़ गया। उसके आने से पहले शायद अंकल वही एल्बम देख रहे थे। उसने खोल के देखा तो वह अंकल की शादी का एल्बम था। आयुष पन्ने पलटते हुए एक एक फोटो देखने लगा। उसे पता ही नहीं चला कब अंकल आकर उसके पीछे खड़े हो गए थे। यह तेरी आंटी थी बेटा, अंकल की आवाज़ ने आयुष को चौंका दिया। आयुष के हाथ से एल्बम लेकर अंकल जैसे अतीत में खो गए और खुद से बातें करने लगे। कितनी अच्छी लगती थी ना, जानते हो जब यह मुझे छोड़कर गई थी तो मेरे दोनों बेटे बहुत छोटे थे। मैंने इनको पिता और माँ बनकर पाला। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? सूरज ने पूछा। कर लेता, पर मेरे बेटों को सौतेले शब्द से सारे रिश्तेदारों और मिलने वालों ने इतना डरा दिया था कि वह नई माँ लाने के लिए राजी ही न हुए, तो मैंने भी इरादा छोड़ दिया। अगर मैं तब दूसरी शादी कर लेता तो इनकी नई माँ इन लोगों के काम आती और आज बुढ़ापे में वह मेरे सुख दुख का सहारा होती। जब उनको साये की ज़रूरत थी मैंने वे ज़रूरत पूरी की, पर आज मुझे सहारे की ज़रूरत है तो वे लोग भूल गए। अब वे मुझे यहाँ पटक कर खुद दिल्ली में रह रहे हैं। यह भी नहीं सोचते कि बुढ़ा अकेला पड़ा होगा। दिनेश बाबू अपने आंसू छुपाने के लिए तुरंत मुड़कर अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ गए, पर आयुष ने उनकी आंखों में आंसू देख लिए थे। उसे उनके बेटों पर बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में ही बड़बड़ाया, औलाद अपने स्वार्थ के लिए कितना गिर सकती है। भैया क्या फर्क पड़ जाएगा अगर अंकल उन लोगों के साथ रह लेंगे? थोड़ा बहुत तो एडजस्ट किया ही जा सकता है। खुद तो दोनों वहाँ दिल्ली में रह रहे हैं और अपने पिता को अकेला छोड़ा हुआ है। अपने स्वार्थ के लिए अंकल को शादी नहीं करने दी और अब जब उनको जीवन साथी की आवश्यकता है तो उनका सहारा भी नहीं बनना चाहते। हम दोनों भाई तो अपने पापा का कितना ध्यान रखते हैं, है ना भैया? सूरज ने धीरे से कहा। हम दोनों भाइयों ने भी तो अकेला छोड़ दिया है अपने पापा को। आयुष ने झट सफाई दी। पर वह तो पढ़ाई की वजह से मजबूरी में। सूरज ने अगली दलील दी। तो क्या हुआ? कल को मजबूरी का नाम नौकरी या छोटा फ्लैट हो जाएगा। तूने भी तो पापा को दूसरी शादी करने से रोका था। हमारे पापा भी इसी तरह किसी जीवन साथी के लिए तड़पेंगे और तब कोई आयुष तेरी ही तरह हम दोनों को गालियां देगा। आयुष को इतने खुले आक्रमण की आशा नहीं थी। उसे ज़बरदस्त झटका लगा और साथ ही आश्चर्य भी हुआ। भैया इतने वर्षों तक यह बात दिल में ही रखे थे? फ़ोन की घंटी से उसका ध्यान टूटा। हेलो, कैसे हो आयुष? फ़ोन पर अनुराग था। दोनों ओर के हालचाल आदान प्रदान होने के बाद अनुराग बोला, काजल भी यहीं खड़ी है, तुमसे बात करना चाहती है। फ़ोन पर काजल की आवाज़ आई। हेलो आयुष, मैं बोल रही हूँ। आयुष की पकड़ फ़ोन पर और मजबूत हो गई। क्षण मात्र में आयुष ने एक निर्णय लिया और अपने रूंधे गले पर काबू पाते हुए बोला, तुम मेरी माँ बनोगी। उधर सन्नाटा छा गया। फिर अनुराग की आवाज़ आई, आयुष तुमने क्या कह दिया बेटे की? काजल भाग गई। पापा, अगले हफ्ते मैं भैया के साथ 2 दिन के लिए आप लोगों के पास आ रहा हूँ, तब तक आप दोनों शादी की तैयारियां कर लीजिए। मैं अब उन्हें मम्मी कहना चाहता हूँ। अनुराग को अपने कानों पर विश्वास ही न हुआ। आयुष ने अपनी बात जारी रखी, और पापा हम सब लोग